हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस का दिन। आज हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की आंसर की। हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से डाउनलोड करके कर सकते हैं। अगर आपने वहां से डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भयभीत में कौन सा कारक है? ठीक है, कारक से पहला क्वेश्चन। तो भयभीत, तो इसे हम तोड़ेंगे अगर, तो इस ये बनेगा भय से भीत। भय से भीत, और से विभक्ति आएगी किसमें? अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी, पाठशाला ऋषिकेश में एसएससी, सीडीएस, रेलवे, यूके ट्रिपल एससी और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित का अर्थ है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर बनेगा इसका। आपकी कोशिश करनी है कि आपने मेरे से पहले आंसर देना है और आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक दूसरे पर आश्रित होना। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक वाक्यांश है, मायवर, आशुतोष, हर्षोत्तस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका क्या? आंसर बनेगा इसका आशुतोष। तो देखिए, जो कवि होता है, जो कवि तुरंत रचना कर दे उसे क्या बोला जाता है? आशु कवि। क्या बोला जाता है? आशु कवि। देखिए अगला क्वेश्चन। अर्धशासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? ठीक है ना, अर्धशासकीय पत्र किस शैली में? पत्रों की शैली होती है और अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है आपका ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष शैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, संक्षिप्त रूप जब लिखा जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बनेगा इसका लाघव चिन्ह। कुछ इस तरीके से लाघव चिन्ह का साइन होता है, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में साइन ऑफ एब्रीवेशन भी बोला जाता है। विवरण चिन्ह हम करते हैं जब किसी चीज का विवरण करना हो, इस तरीके से विवरण चिन्ह बनता है। उद्धरण चिन्ह जब हम कोई भी कथन कहा गया हो उसको दोबारा कहना हो, किसी महापुरुष की कोई प्रसिद्ध लाइन कही गई हो, उसके लिए उद्धरण चिन्ह होता है। और लोप चिन्ह होता है जब वाक्य के बीच में किसी चीज का लोप हो, जैसे हम जब कविताओं में संदर्भ और भावार्थ करते हैं तो लिखते हैं। देश के बाहर किस स्थान पर अवधी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो अवधी भाषा कहां बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपका ऑप्शन सी, फिजी में। छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। मीराबाई के पति का नाम क्या था? ठीक है, मीराबाई के पति, मीराबाई किसकी पुत्रवधु थी? तो राणा सांगा की पुत्रवधु थी, राणा सांगा की पुत्रवधु। और भोजराज, ऑप्शन ए, भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। ठीक है, मैं राम का कुत्ता, मोतिया मेरा नाम किसका कथन है? ठीक है ना, इस तरीके से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है आपके ऑप्शन बी, कबीर दास द्वारा। पोस्टमैन किसकी रचना है? पोस्टमैन किसकी रचना है? तो पोस्टमैन रचना है आपके शैलेश मटियानी की, जिनका वास्तविक नाम क्या है? रमेश चंद्र मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या है? रमेश चंद्र मटियानी। सरचार्ज को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, सरचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? पदावधि, अधिभार, प्रलेख या अनुमोदन। तो सरचार्ज को कहा जाता है अधिभार। ठीक है, पदावधि को कहते हैं टेन्योर। ठीक है ना, जैसे हम करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का टेन्योर। ठीक है, प्रलेख होता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और अनुमोदन होता है, अनुमोदन भी होता है कुछ, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन बी, वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, जब कोई पत्रकारिता फिल्म सिटी के ग्लैमर से रिलेटेड होती है तो उसे हम बोलते हैं पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, जब कोई पत्रकारिता किसी पर्टिकुलर टॉपिक से के ऊपर ही पत्रकारिता होती है तो वो होती है एडवोकेसी पत्रकारिता। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? झ, क, प या फिर ड। तो देखिए, सघोष कौन सा होता है? तो सघोष होता है हर वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण। वहीं महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा,
5वां, तो ये हो जाएगा हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है ना, हर वर्ग। तो देखिए 4 और 4 दोनों आए हैं, तो 4 4 हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा वर्ण है, तो क प ट ठ झ, तो झ है चौथे नंबर में आता है, तो ऑप्शन ए झ इसका सही उत्तर बनेगा। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था होगी, ठीक है, तो क्या होगी, तो ये होगी आपकी ऑप्शन सी घनिष्ठतम। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, व्यवस्था, ठीक है, तो अव्यवस्था ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अव्यवस्था नहीं होता, अव्यवस्था होता है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो पंकज शब्द संबंधित है आपका ऑप्शन ए यौगरूढ़ शब्द, ठीक है ना, यौगरूढ़ शब्द है पंक और ज, ठीक है ना, यानी पंख से जन्मा हुआ पंकज, और इशारा होता है कमल की तरफ। आपसे मिलकर मैं स्वयं को कृत्य कृत्य महसूस करता हूं, ठीक है, तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका आंसर बनेगा कृत्य कृत्य ऑप्शन सी, ठीक है। यामिनी का पर्यायवाची है यमुना, रात्रि, अमृत या फिर वृक्ष, तो यामिनी का पर्यायवाची है आपका ऑप्शन बी रात्रि, ठीक है ना। वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं पेड़, तरु, अमृत का होता है व्योम, सोमरस, पीयूष, ठीक है, यमुना के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मुझसे यह काम संभव नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे जरूर होती है सिचुएशन कभी ना कभी। आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, शास्त्री जी की मृत्यु का हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन डी दुस्तर, ठीक है। ये तो हिंदी से 20 क्वेश्चन। अब करते हैं हम उत्तराखंड के। पहला क्वेश्चन देखिए, 500 साल पुराना पंचपुरा भवन स्थित है, ठीक है ना, कहाँ स्थित है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में रैथल गांव में, उत्तरकाशी के रैथल में कुछ इस तरीके से दिखता है आपका पंचपुरा भवन, ठीक है। अगला देखिए, व्योमगार्ड भड़ासू भूस्खलन कब हुआ था, ठीक है, काफी प्रसिद्ध भूस्खलन था ये, और ये हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो बद्रीनाथ मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ संग्रहालय से आज प्रश्न है, और ये स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन सी 2005 में, ठीक है। किस वंश के शासक खुद को गो ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, तो ये कहलाते थे आपके ऑप्शन डी पौरव वंश के लोग अपने आप को गो ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। पौरव एक वंश था उत्तराखंड का, और जिनका जो मुख्य आय था वो क्या था, भूमिकर, क्या था, भूमिकर था इनका मुख्य आय, मतलब भूमिकर से ही इनकी मुख्य आय होती थी। राज्य में गेरुए नगर की संस्कृति सभ्यता नगर किसे कहा जाता है, ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हरिद्वार। हो सकता है आपने ऋषिकेश मारा हो, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड राज्य विधानसभा में कब पारित हुआ, ठीक है, देवस्थानम बोर्ड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, 4 धामों के लिए यह बोर्ड बनाया गया था, और ये विधानसभा में पारित हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। किस जिले में प्रचुर मात्रा में पटाल पाया जाता है, ठीक है, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़, तो प्रचुर मात्रा में पटाल पाया जाता है आपका ऑप्शन सी अल्मोड़ा में। छरबा आंदोलन किस जनपद में हुआ था, ठीक है, छरबा आंदोलन काफी प्रसिद्ध आंदोलन रहा है, और ये हुआ था 2013 में। कब, 2013 में। क्यों हुआ था, तो कोको कोला, ठीक है, जो आप पीते हैं कोको कोला प्लांट के विरोध में हुआ था, कोको कोला प्लांट के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन बी देहरादून में। कैलाश निकेतन मंदिर स्थित है जोशीमठ, द्वाराहाट, लोहाघाट या फिर ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में स्थित है आपका कैलाश निकेतन मंदिर, जिसको 13 मंजिल मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ठंडी धार नामक स्थान पर किस महासु की पूजा की जाती है, ठीक है, महासु देवता 4 भाई हैं महासु, और ठंडी धार नामक स्थान पर किसकी होती है, तो ये होती है आपकी बासिक महासु की पूजा। बासिक महासु की बात करें तो इनकी पूजा होती है महेंद्र नाथ पर्वत पर, महेंद्र नाथ पर्वत नामक स्थान है, वहां पर इनकी पूजा होती है।
बौथा महासू की पूजा होती है हनोल में, कहाँ, हनोल में। वहीं चालदा महासू की पूजा होती है सांठी नामक स्थान पर, सांठी, और एक और नाम आता है वहां पर इनकी पूजा होती है। हावड़ी का खेल किस जनपद में आयोजित होता है? तो हावड़ी का खेल आयोजित होता है आपका ऑप्शन ए टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में। इसे आप एक हिसाब से कह सकते हैं हॉकी का ही पहाड़ी रूप है हावड़ी का खेल। त्रिशूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है, तो हो सकता है अगर आपने मॉक किया तो आपने मारा हो ऑप्शन ए, और वो हो जाए गलत। आंसर बनेगा इसका 7074, ठीक है ना, 7074। ये जो हाइट है 7120, ये है त्रिशूल की, किसकी, त्रिशूल की, और ये है त्रिशूली की, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देवदासी प्रथा किन में प्रचलित थी? तो देवदासी प्रथा प्रचलित थी आपकी ऑप्शन सी खस में। इसमें क्या होता था, जो बड़ी बेटी होती थी उसे मंदिर में दान दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, राज्य जल दिवस मनाया जाता है, तो राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी 25 मई को। 5 जुलाई को मनाया जाता है आपका हरियाली दिवस, हरियाली दिवस। वहीं बात करेंगे आप 25 जुलाई की, तो 25 जुलाई को मनाया जाता है बलिदान दिवस। कौन सा दिवस? बलिदान दिवस, श्रीदेव सुमन जी की याद में। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस, लोक संस्कृति दिवस, और यह मनाया जाता है इंद्रमणि बड़ोनी जी की याद में। 1830 में ट्रेल पास को किसकी सहायता से खुलवाया गया? ठीक है ना, ट्रेल पास जो किसके, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, और ये खुलवाया गया था ऑप्शन सी मलक सिंह की सहायता से। कुचिया देव उड़ियार स्थित है, उड़ियार आपने सुने ही होंगे, उड़ियार मतलब गुफा, और कुचिया देव उड़ियार स्थित है आपकी ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। देखिए अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन सी तीसरा अधिवेशन, जो 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ, ठीक है। अध्यक्षता करी थी इसकी किसने? हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिलांस नामक पत्र प्रकाशित होता है अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, देहरादून या नैनीताल? तो ये प्रकाशित होता है आपका अल्मोड़ा से। कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है 1978 से। दूधिया देवी मंदिर स्थित है, तो दूधिया देवी मंदिर आपका स्थित है उधम सिंह नगर में। खेड़ी जलप्रपात स्थित है, ठीक है, खेड़ी जलप्रपात स्थित है, खेड़ी जलप्रपात स्थित है आपका उत्तरकाशी। समय साक्षी है नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन डी राजेश जोशी जी, ठीक है, राजेश जोशी, और भी काफ़ी रचना है राजेश जोशी जी की। गणेश की हरे पत्थर की मूर्ति स्थित है कहाँ? जागेश्वर विनायक, कैलवा विनायक, या फिर गजवदन उड़ियार? तो ये स्थित है आपकी कैलवा विनायक स्थान है, जो रूपकुंड से करीबन 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी चमोली में है कैलवा विनायक का मंदिर। भीमपुल किस नदी पर अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर आना चाहिए, और ये है आपका ऑप्शन बी सरस्वती नदी पर, ठीक है। कहाँ स्थित है भीमपुल? तो माणा जहाँ गांव है, माणा गांव के पास स्थित है भीमपुल, जहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। जिनेवा में वर्ष 2000 में ग्राम्य रचनात्मक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी कलावती देवी। कहाँ की निवासी है? तो ये चमोली की निवासी है कलावती, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किसके लिए लिखी गई? तो ये लिखी गई थी हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के, ठीक है। ये पूरी लाइन अगर हम करेंगे तो ऐसा होता है, सदा कार्य में निरत रहते हुए चित्रकला के पारखी ओ मुकुंदी लाल, ठीक है। उत्तराखंड की उर्वी दत्त डंगवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इनका संबंध है आपका ऑप्शन डी साहित्य से। इन्होंने इंग्लैंड का इतिहास को शायद से हिंदी में लिखा था। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा सहायक नदी आपकी कोसी की खैरना नामक स्थान पर, कौन सा? खैरना नामक स्थान पर ये कोसी से मिलती है, और श्याम खेत नामक स्थान से ये निकलती है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। किस मंदिर में अस्वाल जाति के लोगों का जाना प्रतिबंधित है? किस मंदिर में है? तो ये आपका ऑप्शन सी ताड़केश्वर मंदिर,
ठीक है ना। दूध गंगा और मधुगंगा के संगम पर है ताड़केश्वर। दूध गंगा और मधुगंगा के संगम पर। देखिए अगला क्वेश्चन, सत्यवान सावित्री मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन ए पौड़ी में, नयार घाटी पे ये मेला लगता है, नयार घाटी में। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को 1965 में नेहरू सोवियत पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ठीक है, काफी पुरस्कार मिले हैं सुमित्रा नंदन पंत को, इनमें से एक है नेहरू सोवियत पुरस्कार और ये मिला था इनकी रचना लोकायतन के लिए। कुसुम गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कुसुम गंगा सहायक नदी है आपकी ऑप्शन बी मंदाकिनी की। ठीक है। कोतवाल का हुक्का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही, तो ये है आपके ऑप्शन बी अमित श्रीवास्तव, जो इस समय दून में आईपीएस ऑफिसर के उस पर तैनात है। ठीक है। निम्न में से किसको फोर्ब्स के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो ये है आपकी ऑप्शन बी इन्वायरमेंटलिस्ट वंदना शिवा। इन्हें फोर्ब्स द्वारा, इन्हें इंग्लैंड द्वारा, जापान द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था, कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन डी कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, बुलाकी राम द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के चित्रकार कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन सी सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है। किस स्थान पर पुजारी स्थानीय लेखवार ब्राह्मण होते हैं? कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन सी चंद्रबंदी मंदिर में। जैसे कुंजापुरी में कौन से होते हैं? कुंजापुरी में होते हैं भंडारी लोग। ठीक है। धारी देवी में पांडे। ठीक है। दीपावली में किस स्थान पर रिख बगवाल या ढिकिया जोर आयोजित होता है? ठीक है, तो ये कब होता है? तो ये होता है आपका बूढ़ा केदार में आयोजित, और 2017 में इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है। पंचायती राज निदेशालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पंचायती राज निदेशालय स्थित है आपका डांडाल खौड़ देहरादून में। ठीक है। मथुरावाला में आपका दूध से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। भोपाल पानी में मत्स्य का है, किसका? मत्स्य का है। वहीं अधोई वाला में है आपका पिछड़ी जाति से रिलेटेड संस्थान है, निदेशालय मतलब है शायद से। ठीक है। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है ऑप्शन बी रूपा देवी को। ठीक है। बुग्याल भी सुंदर होते हैं, यानी रूप उनका बहुत अच्छा होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। दिव्या रावत मशरूम लेडी, शांतुई ठाकुर हमारी ग्लेशियर लेडी। बमोरी किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो बमोरी नाम स्थान है आपका ऑप्शन ए हल्द्वानी का। ठीक है। ये थे हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको जीएसवाल सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। उम्मीद है आपने उत्तराखंड का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है ये डाउनलोड किया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से। टेलीग्राम से अगर आपने प्रैक्टिस सेट डाउनलोड किया और सॉल्व किया तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आंसर की करेंगे। अगर आपने ये वहां से डाउनलोड नहीं कराया और डायरेक्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तो पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप नोट कर पाए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ये पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और ये 15 प्रैक्टिस सेट है, मतलब इससे पहले 14 और करवाए जा चुके, तो आप उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर करके आप वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। जीएस की बात करेंगे तो जीएस के अगले क्वेश्चंस और रीजनिंग की भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 61 जो कह रहा है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो उसमें 4 बौद्ध परिषदों का जिक्र आता है। बौद्ध परिषदों के बारे में बताया जाता है 4, जिसमें अलग अलग टाइम पे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध परिषद हुई। अलग अलग राजा हुए, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि 5वीं बौद्ध संगति जो थी वो किसने आयोजित करवाई थी। आंसर है हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने आयोजित की थी और ये हुई थी कहां पर? कन्नौज में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध, हमेशा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहते हैं। वर्धमान महावीर, अगला क्वेश्चन अब जैन धर्म से है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था मतलब उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? जैन धर्म से ये सवाल है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए
और 24वें हुए महावीर। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बात आ रही है इतनी समझ में आप लोगों को, महावीर। ठीक है, इनका जो सिंबल था वो था शेर या सिंह। ध्यान रखेंगे। कहां पर इनकी मृत्यु हुई, सवाल यह है तो पावा में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 72 वर्ष की आयु में। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन 63, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर उत्तराखंड पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, मौका बार बार नहीं आता है और ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन भी है, जिस हिसाब से एग्जाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चन यहां पर है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और आंसर हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, बिल्कुल आपको बख्तियार खिलजी का भी नाम यहां पर देखने को मिलेगा, धर्मपाल का भी नाम मिलेगा आने वाले समय में विक्रमशिला के तौर पर, तो हम वो भी जानेंगे। 64 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लोगों को लगेगा, लेकिन ये पुराने ही टाइप का, बस लिखा अलग तरीके से गया है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके लिए अंग्रेजी की व्यवस्था या अंग्रेजी कब मानी गई। तो देखिए, अंग्रेजी के रूप में हम जानते हैं लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, मीडियम क्या हो, ये अंग्रेजी के लिए कहा। कब कहा, लॉर्ड मैकाले का मिनट, मतलब एक महत्वपूर्ण पत्र आया 1835 में। इसी को माना जाता है कि यह अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर था। क्या नाम याद रखेंगे, लॉर्ड मैकाले। यही है वो भाई साहब जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया और जो आपके लिए एक सरदर्द बनी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक जी को कौन सी जेल में भेजा गया था, सवाल यह है। अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। कई लोगों ने इसमें रंगून आंसर किया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो सही आंसर क्या है वो भी जान लो। मांडले जेल, जो कि बर्मा में थी, 1908 में उनको जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया, स्वदेशी मूवमेंट के कारण। किस मूवमेंट के कारण, स्वदेशी आंदोलन। अब आप कहोगे स्वदेशी आंदोलन कब, तो 1905 का। क्या आपको बंगाल विभाजन याद है? अगर आपको बंगाल विभाजन याद है तो आपको स्वदेशी आंदोलन याद आएगा। और उग्रवादी जो लोग थे उस समय पर, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, तो उनके सिरमौर थे बाल गंगाधर तिलक, और वो आंदोलन कर रहे थे तो उनको जेल अंग्रेजों ने भेजा स्वदेशी आंदोलन में 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध। मांडले जेल कहां, बर्मा या म्यांमार आप कहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर, टैक्स जो है, केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। 4 ऑप्शन, अगर आप इसे कॉमन सेंस से करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये संपत्ति कर है, स्टेट ड्यूटी, आयकर, इनकम टैक्स है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स है। आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर। ये कौन लगाता है, तो ये राज्य द्वारा लगाया जाता है, स्टेट लगाता है। अगला क्वेश्चन है, कराधान एक उपकरण है किस प्रकार का। किस प्रकार का उपकरण है, देखिए, देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास या तो मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, या होती है हमारे पास राजकोषीय नीति। कौन सी नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी अंग्रेजी में, और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति को कहते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी और राजकोषीय नीति को कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय नीति बनाता है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो राजकोषीय नीति में जब हमारा वित्त बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है, तो वहां पर शामिल किया था टैक्स। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट, ध्यान रहेगा। ये उसके मौद्रिक नीति के उपकरण है, टूल्स हैं, जिनसे वो अर्थव्यवस्था में पैसे को या कराधान, मतलब जो चीजें हैं अर्थव्यवस्था में, उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। कभी इसके ऊपर पूरा लेक्चर लूंगा तो पूरी तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आंसर की के फॉर्मेट में देख रहे हैं, आपको समझाते हुए चल रहे हैं। कहीं ऐसा अगर अगली बार क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में रहे, आप घर जाके बैठ के पढ़े तो आपको दिमाग में रहे। आंसर हो जाएगा, माफ करना, राजकोषीय नीति। कराधान, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो राजकोषीय नीति हो जाएगा सरकार का। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन, मतलब उसका एस्टिमेट
कौन लगाता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय आय परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय यानी कि हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम को ही प्यार से जाना जाता है एनएनपी के नाम से, नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से। किसने इसको मतलब ये कौन प्राकलन करता है, तो भैया देखो सीएसओ लिखा है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये इसका आंसर है। 1952 में ये एस्टैब्लिश किया गया था राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की बात आई है तो दादा भाई नेहरू जी का नाम ना लिया जाए तो बिल्कुल गलत होगा। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो आकलन था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। नाम याद रखोगे, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक बुक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है भैया, याद रहेगा क्या, दादा भाई नौरोजी 1867 याद कर लो, 1867। जानकारी देता चलूंगा, तुम्हारा रिवीजन होगा, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ। आ रही है बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला एसडीआर का पूर्ण रूप बता दो। इस तरह की फुल फॉर्म जब जब खबरों में आती है तो ये बात आती है। याद रखना, आईएमएफ को याद करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वही जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया। ये जब अपने मेंबर्स को पैसा देता है तो उस पैसे के लिए जो स्पेशल राइट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या कहा जाता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। देखो हर सेक्शन को छूने की हर प्रैक्टिस सेट में कोशिश की जाती है, उनमें से ये एक है। इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। अगला क्वेश्चन इतिहास बुला रहा है तुम्हें। कहता है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। ध्यान से समझना, ये दरबार से जुड़ी गई बातें हैं। अष्टप्रधान, जैसे तुमने कभी किसी जमाने में नवरत्न के बारे में सुना होगा तो तुम्हें देखते ही याद आ जाएगा, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है। अष्टप्रधान के बारे में जाना, अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद होता था पेशवा। अब बोलो क्या तुम्हें याद आया? तो तुम कहोगे हाँ हमें याद आया। शिवाजी महाराज के बारे में, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर में हुआ था। नाम पड़ा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मंत्रालय होता था, जो कैबिनेट होती थी, उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। उसमें 8 इंपॉर्टेंट लोग होते थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता था पेशवा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? देखो रजत मुद्रा का मतलब है कि चांदी की मुद्रा नहीं थी। ठीक है, चांदी की मुद्रा नहीं थी, चांदी की मुद्रा नहीं थी, ये है सवाल शिवाजी के उसमें। तो देखो रुपया, लारी और टका ये तीनों थे, पर रुका नहीं था। तो रुपया, लारी, टका याद कर लो, ये चांदी की मुद्राएं थी। देखो क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी करानी है। ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है जो आपके सर के ऊपर से जाए और एग्जाम में भी ना आए, बस हार्ड बना दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है दिन दुनिया में। ऐसा नहीं, एग्जाम में तुम्हारी प्रिपरेशन हो, ये है प्रैक्टिस सेट का मतलब। अब देखो शिवाजी की 3 आए, तुमने यहाँ पर मेरे साथ वीडियो में ये भी पढ़ लिया। अगली बार वो पूछ ले कि शिवाजी के यहाँ कौन सी चांदी की मुद्रा चलती थी, वहां एक ऑप्शन आएगा रुपए, लारी, टका। तुम्हें याद, रुपए, लारी, टका, बस इतना याद करना है। तो चीजें इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है। पाठशाला ऋषिकेश के साथ ऑफलाइन बैचेस में न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं तो भैया वहां भी इनरोल कर सकते हो, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस में। क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में अनुउद्योगीकरण, माफ करना, अन नहीं है, अनुउद्योगीकरण है, मतलब औद्योगिकरण की बात है। कहा कौन सा कथन सही है? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा करो। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, कहा जाता है कि बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। जब ईस्ट इंडिया, सोच के देखो कि कहीं पर व्यापार अगर करना है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर वहां पर किसी एक ही कंपनी को दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो, ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे ही 1813 में अंग्रेजों के एकाधिकार को खत्म करके पूरे यूरोप के लिए धीरे धीरे शुरुआत हुई ना, धीरे धीरे भारत में सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए, तो ब्रिटेन और पूरे यूरोप में औद्योगिकरण का जो रास्ता था वो बढ़ता चला गया। तो कहा जाएगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 1813 में क्या हुआ था? 1813 का एक्ट आया, देखो चीनी और चाय,
इन दोनों को छोड़कर अंग्रेजों का जो था वो एकाधिकार खत्म कर दिया भारत के व्यापार से, कि भाई और भी एकाधिकार का मतलब क्या है कि उन्हीं का अधिकार है, वही व्यापार कर सकते हैं। यहां क्या हुआ, यहां भाई कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है, कोई भी मतलब यूरोपीय कंपनीज। आगे चलो, 73 क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से मिले और आपको 4 ऑप्शन दिखे तो सोचना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। ये तो जैसे ही मिलेगा तो वीडी सावरकर कहोगे और आगे चले जाओगे, वीडी सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में। चलो, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। उलगुलान याद रखना, देखो जनजातीय समुदाय की यहां पर बात हो रही है। उलगुलान अगर मैं कहूं तो उलगुलान का अर्थ होता है महाविद्रोह या महान घटना, महाविद्रोह या महान घटना, ठीक है, ये इसका होता है मतलब सबसे पहले तो। अब ये बिरसा मुंडा जो हैं इनसे संबंधित है उलगुलान विद्रोह। 1899 और 1900 के ड्यूरेशन में इन्होंने पूर्वी भारत वाला जो हिस्सा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला, वहां पर यह विद्रोह हुआ। यानी कि स्पेशली तो उड़ीसा की तरफ आप चले जाएं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, उड़ीसा वाले हिस्से में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किसका किया? भगवत गीता का। यह आंसर तो बहुत आसान होना चाहिए, पहली बार में पढ़ो, प्रीवियस ईयर में इतनी बार आया है कि एकदम ले लेकर के। कुछ लोग विलियम जोन्स कह रहे हैं क्या? अगर विलियम जोन्स कह रहे हो तो तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी, याद आ रहा होगा तुमको, वो स्टैब्लिश किया था 1784 में। यहां पर क्या है? चार्ल्स विलिकिंस आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विलिकिंस है इसका आंसर, ये बात याद रखो। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। हेस्टिंग्स ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने इसकी प्रस्तावना, प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस बुक का पहला, ठीक है, भगवत गीता। चलो, किसके द्वारा, 76 क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है मतलब अगर इंडिया का एक मैप बनाया जाए और यहां पर एक श्रीलंका को बनाया जाए तो आप देख पाओगे कि यहां पर आदम का पुल ऐसा कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट से क्या अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है। श्रीलंका में क्राइसिस भी चल रहा है तो जरा खबरों में है, ध्यान रखिएगा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। जब आपने सदाबहार क्रांति पढ़ा और आपने 4 ऑप्शन पढ़े तो आपका थोड़ा सा आपने सोचा होगा कि सदाबहार क्रांति से क्या मतलब है। तो देखो यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, यहां पर एवरग्रीन नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। कभी इस तरह से लिखा होता है। भारत में एमएस स्वामीनाथन द्वारा 1965-66 में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए। याद रहेगा क्या आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की, अब देखिए हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं तो भैया हम गंगा भी पढ़ रहे हैं, और गंगा की बोला कौन सी उत्तर वाहिनी है, मतलब अगर गंगा यहां से निकल करके आपका देवप्रयाग में बनने के बाद और बंगाल के पास जाके बे ऑफ बंगाल में जा रही है, पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद और बांग्लादेश में जाने के बाद, तो देखिए सोन एक रिवर है, सोन एक नदी है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पास से निकल करके गंगा में इस तरफ से मिलती है, मतलब अपने ओरिजिन से कहां जा रही है? उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो इसे कहा जाता है उत्तर वाहिनी, सोन रिवर है। याद रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप अक्सर देखते होंगे इस समय पर बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं, क्यों आते हैं ये पूछा है। बे ऑफ बंगाल में अधिक क्यों आते हैं? रीजन है। 4 ऑप्शन जब तक आप पढ़ेंगे आपने सोचेंगे और इसको पॉज करके इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं चक्रवात आने के लिए चाहिए क्या होता है, अगर जो सेंटर है निम्न दाब यहां पर चाहिए, निम्न दाब चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। जब लो प्रेशर होता है तो क्या होता है,
बाहर से हवाएं निम्न इधर की तरफ आने लगती हैं, जिसकी वजह से चक्रवात बनते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं। तो गर्मी अगर अधिक पड़ेगी, लो प्रेशर बेल्ट मतलब लो प्रेशर गर्मी, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, और लो प्रेशर बनेगा, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, जिसके कारण चक्रवात जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी पड़ने के कारण चक्रवात अधिक आते हैं। आगे चलिए, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो एक हमने अभी रिसर्च सेंटर पर एक वीडियो किया है, ज्योग्राफी पे वीडियो चल रही है, ज्योग्राफी में लगातार वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। आपकी इंडियन ज्योग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लगातार आपके मार्क्स बढ़ेंगे आने वाले एग्जाम्स में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, हाई जो लैटिट्यूड है उसके लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत आसान ऑप्शन है। गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें तो यहां पर है, आपको मिलेगा गुलमर्ग, ठीक है, वो है उच्च अक्षांश के लिए। कोलकाता में क्या है, तो जिन लोगों को भी मालूम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में जो स्टैब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो देखिए नदियां या तो बनाती हैं एस्चुरी या बनाती हैं डेल्टा। तो बस आपको इतना बताना है कि एस्चुरी नहीं बनाती, इसका मतलब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ताप्ती एस्चुरी बनाती है, मांडवी एस्चुरी बनाती है, नर्मदा भी एस्चुरी बनाती है। जो आंसर हो जाएगा वो है ये, जो आंसर हो जाएगा वो है महानदी। महानदी का डेल्टा तो आपने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होने के बाद उड़ीसा में जाती है और महानदी पर ही है हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम है। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? 4 प्रकार की मिट्टियां आपके सामने हैं। मैंने कहा कि ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज मैंने कवर की है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी वहां पर एमसीक्यू के हिसाब से खत्म होगी। एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा ताकि आपका क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो गलत ना हो। 4 मिट्टियां मैं बताने जा रहा हूं, देखो समझना। बेसाल्ट लावा से बनी मिट्टी है, जलोढ़ मृदाएं नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो पुराने होने के बाद बनी होती है और ये केरला साइड में आपको देखने को मिलती है। लाल मिट्टी भी लेटेराइट मिट्टी बनने से पहले की अवधि है, लाल। और रेगूर मिट्टी जो है इसी को कहते हैं काली मृदा। क्या कहते हैं? काली मृदा, ब्लैक सॉइल, रेगूर मृदा। और यही बनती है बेसाल्ट चट्टानों से। किससे बनती है? बेसाल्ट चट्टानों से या ज्वालामुखीय चट्टानों से, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। भारत में दक्कन क्षेत्र जो है भैया रेगूर मिट्टी काली मृदा के लिए फेमस है। आगे चलिए, तो बारिश झुलसती हुई गर्मी पड़ रही है, आप बरसात मानसून का इंतजार कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन उसी से है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। तो प्यार से समझना, इंडिया को अगर हम बना लें, कुछ इस तरीके से मान लें, तो हमें अरब सागर अरेबियन सी से एक मॉनसून जून में आता है जो पूरे भारत को लगभग कवर करता है, ठीक है। यहां से भी फिर मॉनसून मिल जाता है, पूरे भारत को कवर करता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं। यही मॉनसून जब सितंबर में वापस लौटता है, कब वापस लौटता है? सितंबर में। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि दिशा देखो कहां से है, उत्तर पूर्व से। तो कहा गया कि सबसे अधिक वर्षा इससे कहां पर होती होगी? तो प्यारे साथियों, तमिलनाडु का क्षेत्र जो है वो लौटते हुए मॉनसून या उत्तर पूर्वी मॉनसून से वर्षा प्राप्त करता है। उम्मीद है समझ आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। चलो आ जाओ। तो देखिए नदियों के ऊपर सवाल आ रहे हैं, तो ये भी वहीं से है। जल विद्युत परियोजनाएं जो कि नदियों पर बनाई जाती है। पूछा गया कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके पास, लगा दीजिए फटाफट से तुक्का। क्या कहोगे? सब गलत। बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जिसकी कैपिटल प्यार से जानी जाती है पोर्ट ब्लेयर के नाम से। क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर क्या मिलेगा तुम्हें? बैरन आइलैंड मिलेगा। बैरन से क्या याद आया? तो ज्वालामुखी याद आया क्या? ठीक। दूसरा नारकोंडम जब आप याद करो तो आप कहोगे बैरन भी ज्वालामुखी है क्या? नारकोंडम भी है। देखो भैया नारकोंडम जो है, बैरन जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये नारकोंडम कैसा है? तो ये सुषुप्त है,
या यूं कहो कि ये अभी चुप है, मतलब ठीक है, बुझा हुआ है, इस पे बहुत पुराने समय तक विस्फोट नहीं हुआ है, भविष्य में संभावनाएं कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं। तालचिर या इसी को कहा गया है तालचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहां पर है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो खनिजों से संबंधित होते हैं, खनिज बेल्ट से संबंधित होते हैं, तो हम आपको बताते चलें कि अगर इसकी बात है तो तालचर जो है ये उड़ीसा का फेमस कोयला क्षेत्र है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, ठीक है, तालचर हो गया 85। 86 पे आते हैं। या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सोलर सिस्टम या सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन आपके पास है। ऐसा माना गया कि सन पहले है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ठीक है। ये किस भाई साहब ने प्रतिपादित किया, ये सवाल है। पहला ऐसा भी कहा जाता था कि अर्थ बीच में है और सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जो कि गलत था। तो ये वाला सिस्टम था, ये किसने कहा? कॉपरनिक्स। किसने? कॉपरनिक्स एक भाई साहब आए, कहे कि सन बीच में है दोस्तों और सभी पृथ्वी यानी कि उसकी परिक्रमा कर रही है, जो कि सच भी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान, देखिए दो तरह के घास होते हैं। गर्मी वाले क्षेत्र में उगने वालों को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम शीतोष्ण ही कह रहे हैं, टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। ये पूछा है आपसे, पूछा शीतोष्ण कौन से हैं, तो शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? शीतोष्ण कौन? तो उष्ण कटिबंधीय पे आते हैं, समझो मेरी बात को। पंपास जो है ये शीतोष्ण है, डाउन्स शीतोष्ण है, ठीक है, और जो वेल्ड है ये भी शीतोष्ण है। तो कौन सा नहीं है? तो सवाना नहीं है, सवाना नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका का है, बिल्कुल। आप कहोगे कि वेल्ड भी तो अफ्रीका का है, बात तो सही है आपकी, लेकिन अगर वेल्ड अफ्रीका का है लेकिन वो फिर भी शीतोष्ण है, वो टेम्परेट में होता है, ऐसा माना जाता है। आगे चलो। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? कुछ समांतर रेखाएं होती हैं जिन्हें हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, ऐसी एक समांतर लाइन 38वीं है। 38वीं समांतर रेखा किनको अलग करती है? सवाल ये है, बहुत आसान है। दो भाई हैं, कोरिया और कोरिया, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया, ये दोनों 38वीं समांतर रेखा से अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं, एकदम एक कट लगाए हुए भाई साहब हैं, है ना, किम जोंग उन, उत्तर कोरिया, तो सबको वो उत्तर देते फिरते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे चलिए। जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वो है कौन सा है? महासागर 4, प्रशांत अटलांटिक, प्रशांत अटलांटिक, उत्तरी दक्षिणी गेम खेल रखा है। सार गैसों या सार गैसम एक प्रकार का घास या क्षेत्र है जो पाया जाता है उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। ये घास है, इसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया। ये मछलियों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपलब्ध क्षेत्र है। यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिले, वहां पर मछलियों के लिए रहना बहुत अच्छा होता है, सूटेबल माना जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखिए, मतलब जो F कीज होती हैं ये कितनी होती हैं? ये बेसिक सवाल कंप्यूटर आपके एग्जाम में आता है, तो सवाल भी आया है। F12 कहते हैं इसको। आगे चलो। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर की बात है, एक को आउटपुट कहा जाता है, एक को इनपुट कहा जाता है। अगर तुम इनपुट लगाओगे मेहनत का तो जरूर सिलेक्शन का आउटपुट आएगा दोस्तों, इस बात को याद रखो। प्रिंटर और मॉनिटर की बात है, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही तुम्हें क्या देते हैं? तो देते हैं आउटपुट, ठीक है, याद रहेगा। बहुत आसान चीजें हो गई। चलो, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है? ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, ये सवाल पूछा गया। बेसिक, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो कंप्यूटर पढ़ें और मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, यही है आंसर। आगे चलो। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई।
फादर कहा जाता है बी आर साहब को संविधान का। और कब ये गठन किया गया? 4 ऑप्शन है, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों। 13 दिसंबर को तो भैया हमने प्रस्तावना, या यूं कहूं कि उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये हमने रखा था हमारी संविधान सभा के पास। 22 जनवरी 1947 को हमने अपना झंडा जो था वो अपनाया था, तिरंगा अपनाया था, तिरंगा झंडा जो था वो अपनाया था दोस्तों। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान, जो माउंट बेटन प्लान था उसको हमने एक्सेप्ट किया था, या वो भारत आया था ताकि उसके आधार पर 2 लोग बन पाए, एक 2 देश बन पाए, एक भारत और एक इंडिया, मतलब एक पाकिस्तान और एक इंडिया। जो हमारी प्रारूप समिति है वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या आपको ये बात समझ आई, याद आया? याद कर लो, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी जिसने हमारे संविधान को बहुत अच्छे से पिरोया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, मंत्रिपरिषद है, सर्वोच्च न्यायालय है। 4 ऑप्शन आपके पास है भारतीय संविधान का संरक्षक। तो प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है और भारत का संरक्षक है। मतलब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी विधि या कोई भी ऐसा वाद जो संविधान का महत्व कम करते हो, सर्वोच्च न्यायालय उसको देख सकता है। इसी के तहत इन्होंने 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। किसकी बात की? बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, मूलभूत ढांचे की बात की, और कहा मूलभूत ढांचे को हम समय समय पर एक्सप्लेन करते रहेंगे। समझ आई बात इतनी आपको? ठीक है, आइए। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? यानी कि ये कह रहे हैं सवाल में, 4 ऑप्शन देखो पहले और सवाल करने की कोशिश करो। कहा जब विधानसभा का इलेक्शन हो, एमएलए बनने की इच्छा हो, अगर एमएलए बनना चाह रहे हो तो उसका इलेक्शन कौन कराएगा, ये पूछ रहे हैं। क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, निर्वाचन आयोग भारत का करेगा, या राज्यपाल करेगा? तो देखो, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, आर्टिकल 324 के अंतर्गत वो भारत में एमपी, एमएलए, ठीक है, एमपी इन राज्यसभा और एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके इलेक्शन करवाता है। केवल ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति के भी कराता है, उपराष्ट्रपति के कराता है, केवल ग्राम पंचायत के, ग्राम के और नगर के ये नहीं कराता सेंटर का इलेक्शन कमीशन, बाकी सारे कराता है। समझ आ रहा होगा? आगे चलो। ये क्वेश्चन जो है 96 वाला है, इसको करेंगे, समझेंगे क्या चीजें ये कह रहा है, कैसे ये होगा। बहुत ही आसान तरीके से मानो और इसको करो। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन करेंगे। अगर आपको ये याद है कि बी को 2, डी को 4, ए को 1 और सी को 3 कहा जाता है, तो एफ को 6 कह दो, एच को 8, ई को 5 और जी को 7। मतलब 4 प्लस कर दो, 4 प्लस कर दो, 4 कर दो और 3 में भी 4 ऐड कर दो तो हो जाएगा। तो सब में 4 ऐड करना है, तो मुझे मालूम है कि इसे 14 कहते हैं, तो 4 करोगे तो 18 हो जाएगा। पी को 16 कहते हैं, 4 करोगे तो 20, एम को 13 कहते हैं, 4 करोगे तो 17 और माफ करना इधर 13, पी को कहते हैं 15, 4 करोगे तो 19, तो 18 को कहते हैं आर टी और 17 को क्यू और 19 को एस। तो ये हो जाएगा इस तरह से। कोडिंग डिकोडिंग इसे कहते हैं। जिनको नहीं मालूम कि पढ़े कहां से भैया, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो पे जाकर के देखो, प्रांजल सर ने, प्रांजल कर्नाटक सर ने कोडिंग डिकोडिंग की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है, खूब अच्छे से करो। आगे देखो, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? जल्दी करते हैं, थोड़ा सा फटाफट देखोगे। केंद्र और राज्यों के मध्य से स्टैब्लिश किया गया, 1983 की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था। 3 सदस्यीय आयोग था, ध्यान रखेंगे। आइए, यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी जो है, इसका फुल फॉर्म है, 1972 में एस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में, याद रहेगा। आगे चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और हर एक बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ खेलना जरूरी है। उन सबको कितने खेल खेलने पड़ेंगे? हर किसी बच्चे को एक दूसरे से खेलना जरूरी है, ये क्वेश्चन है। कई बार इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि
5 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कितनी बार कुल हाथ मिलेंगे? तो हर एक बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ खेलना जरूरी है। उन सबको कितने खेल खेलने पड़ेंगे? देखो बाकी सब अपनी जगह, इसका फॉर्मूला लिख लो कि क्या होगा। इसे कहा जाता है जो भी हो, n जो भी हो बच्चे, जितनी बार भी खेलना हो उसमें से एक माइनस करो, n(n-1) अपॉन 2 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बोला 5 गुणा करोगे, n में से 5 में से 1 घटाओगे और 2 से डिवाइड दोगे, इसी को कहा जाता है ये और ये। तो ये करके दिखाओ, 5 दूनी 10 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। बेसिक, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, सॉल्यूशन बता रहे हैं, करेंगे तो प्रांजल सर के साथ जाके करो, क्वेश्चनों में मजा आएगा। अब ये वही महिला पल्लवी ने फोटो में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पल्लवी कह रही है, पल्लवी है वो एक आदमी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी माता, इसकी माता, इसकी माता, बिल्कुल सही, इसकी माता की इकलौती पुत्री, इसकी माता की इकलौती पुत्री होगी कोई, ठीक है। पुत्री मेरी माता है, मतलब ये जो पुत्री है ये इसकी माता है, ठीक है, समझ लो। अब देखो मेरी माता, पल्लवी का इस आदमी से क्या रिश्ता है समझना। इनकी माता की जो पुत्री है वो इसकी माता है, मतलब ये दोनों तो भाई बहन हो गए, मतलब ये हो गए मामा इसके। आगे बात समझ में, अगर मामा हो गए तो ये भांजी हो गई, और भांजी हो गई तो बताना है कि रिश्ता क्या है, पुत्री बहन भाई, ये तो कोई नहीं है, कोई नहीं। जब भी इस तरह के देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस करने होते हैं आपको, प्रैक्टिस से ये चीजें आसान हो जाएंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्रैक्टिस सेट 15 हमने किया, 100 के 100 क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस के लिए। आप हमारे साथ पाठशाला ऋषिकेश के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, फ्री प्रैक्टिस सेट अवेल कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेकर हमारे से जरूर मिलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।